This is CA Nikita Somani, and I've come here with the topic of how does the life of CA student look like when it is very much unorganized. I'm saying, repeating again, it is unorganized. So when you know unorganized life look like, then only you can have a step for how does the organized life feel like. So there is a start of the day at 8 o'clock, 9 o'clock, sometimes even at 10 o'clock. And then after your all things, that is नाश्ता वगैरह होके, when you sit for studying, you study for some time and then you feel like not study the topics which you already know, and the topics which you don't know or which haven't studied yet are left for option. So directly there is no try to study or try to look forward it. Then first step for CA is your CA foundation. So CA foundation में you need to work hard, but you have to study for few hours. There are only 4 subjects, and then your next life starts at IPCC. So IPCC, mostly people go to Pune for studies. So your next chapter of life starts at Pune. So after clearing your CA foundation, you meet your friend who has already cleared CA foundation and he is in IPC or she is in IPCC. Then you have conversation, like you are just congratulated, your friend congratulates you, and then the conversation is like कहाँ से करना है अभी IPCC. So you only tell that okay bhai, now it's time for Pune, and your life stuck there at Pune only. So अगर आपको पूछना ही है तो ask some relevant questions like which faculties are good, what books to refer on, where you should see the accommodation wherein your classes are nearby. That is, most of the classes are played at Prestige Point. So you can have such questions. Pune में after studying for a few days or 10 days maybe, you join classes. Then you feel like कि घूमना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना चाहिए. देयर आर मेनी प्लेसेस. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ही पता नहीं चलेगा कि आपका टाइम कहाँ चले जाएगा. सो FC रोड ओनली इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप जाओगे तो आपका कितना टाइम चला जाएगा, यू ओनली डोंट नो. सो ऐसी बहुत सारी जगह है, नाइट क्लब्स है. पुणे इज़ द प्लेस वेर इन यू कैनॉट गेट बोर्ड, राइट. देन कुछ नहीं तो सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी बिग रोल इन टू योर लाइफ. Facebook, Instagram, nowadays TikTok, this plays very much big role into your life. आपके कहीं घंटे यहाँ वेस्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. Now you must be thinking that इसमें WhatsApp को क्यों नहीं इंक्लूड किया. तो WhatsApp मुझे लगता है कि it's a connecting thread between you and your family. So rightly your mom. So your mom is the person who calls you daily. रोज़ आपको आपकी मॉम फ़ोन करती है एंड देयर आर क्वेश्चंस, राइट, कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपकी हेल्थ कैसी है, आप खाना खा रहे हो कि नहीं. सो ये सारे क्वेश्चंस मॉम आपको पूछती है. सो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को भी पूछे जाते होंगे. एंड एक दिन नहीं, ये हर रोज़ पूछे जाते हैं. ये आपको कोई भी नहीं पूछेगा. आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स, बेस्ट फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करेंगे. सो आई गेस मॉम इज़ द पर्सन जिसके साथ आपको रोज़ बात करनी चाहिए, क्योंकि आपका डेली का ट्रैक रिकॉर्ड उनके पास रहता है. कुछ नहीं तो एटलीस्ट 5 मिनट्स ही विल स्पेंड विथ यू आस्किंग ऑल दिस क्वेश्चंस. मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको भी पूछती होगी आपकी मॉम. सो येस, व्हाट्सएप कैन बी यूज्ड फॉर योर फैमिली, सो डोंट अनइंस्टॉल इट. व्हाट्सएप इज़ द प्लेस जहाँ पे आप मैसेज प्लस वीडियो कॉल कर सकते हो. सो इट हैज़ गॉट ऑल द फैसिलिटीज़. तो आपको और कोई सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है एज़ फार एज फैमिली के लिए कंसर्न है. तो मैं ऐसा समझती हूँ कि व्हाट्सएप इज़ अ फैमिली कोऑर्डिनेटर. नेक्स्ट, अगर आपको कभी बोर होता है ना, यू प्ले PUBG. ये गेम ये मैंने कभी प्ले नहीं किया है, मैंने कभी डाउनलोड भी नहीं किया है, बट द वे लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं, इसके ऊपर जो मीम बनते हैं, आई टेल यू दैट दिस इज़ वेरी मच टॉक्सिक. ये बहुत टॉक्सिक है, वेस्ट ऑफ टाइम है आपका. सो आपको PUBG डाउनलोड नहीं करना है जब आप पढ़ रहे हो.
आपको ये सारे डिस्ट्रैक्शंस है, तो सोशल मीडिया, पबजी, ये सारा आपको डाउनलोड नहीं करना है, आपको इसके ऊपर टाइम पास नहीं करना है. यू हैव टू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम ऑन योर स्टडीज़. बट अनऑर्गेनाइज लाइफ में ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया, गेम्स, पबजी, इन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है. तो ये आपकी अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ ही हो सकती है. ऑर्गेनाइज्ड लाइफ हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसी होनी चाहिए. अब नेक्स्ट आता है आपकी खाने की बात. तो मेनी पीपल डोंट हैव फूड. इनफैक्ट सुबह का नाश्ता करने के बाद में दे डोंट हैव फूड. और अगर 8 बजे आप उठते हो, 9 बजे, 10 बजे आपका तो नाश्ता होता है, देन आपका खाने का कोई टाइम नहीं है. यू ईट एट 3 o'clock. 3 o'clock इज़ योर ईटिंग टाइम. उसके बाद आपको खाने के बाद पेट में क्या होता है पता नहीं. आपको लगता है कि आप सो जाओ थोड़ी देर, या आपका मन नहीं पड़ता पढ़ने के खाने के बाद में देर इज़ समथिंग हैपन्स इन योर स्टमक कि अब आपको सोना है या आपको पढ़ने का मन नहीं करता. और 3 बजे कौन सा खाने का टाइम है? 3 बजे इज़ नेवर अ ईटिंग टाइम. मेनी पीपल स्टडीज़ फॉर आवर्स और 3-4 बजे आपका खाने का टाइम होता है. तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग. तो अगर आप घर से दूर रहते हो, आप पुणे रहते हो या और कहीं भी रहते हो, आपको मेस का खाना मिलता है. तो मेस का खाना में भी बहुत बार ऐसा होता है कि पसंद ही नहीं आता. यू डोंट लाइक इट. तो अब क्या, समटाइम्स पीपल स्किप द फूड, खाना ही नहीं खाते. तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग. आपको अगर ढंग से पढ़ना है तो यू हैव टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो समटाइम्स तो सिर्फ स्नैक्स से ही अपना पेट भर लेते हैं. दैट इज़ वेरी ट्रू स्टोरी. मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसा करते थे जो लिटरली सिर्फ स्नैक्स खा के दे यूज़ टू स्पेंड देयर होल डे. बहुत कम टाइम बार ऐसा होता था कि अगर टिफ़िन में अच्छा खाना आ गया तो दे यूज़ टू हैव फूड, और एल्स खाना ही नहीं खाते थे. तो ये बहुत गलत है. खाना इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच प्लेज वाइल यू स्टडी. आपको थोड़े थोड़े देर में इंस्टॉलमेंट्स में खाना चाहिए. वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में. उसके बाद यू हैव थोड़ा टाइम कि अभी थोड़ी देर वी हैव टू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया. तो आप सोशल मीडिया में जब एंटर करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है. सो 5 मिनट, 10 मिनट्स, आवर्स बीत जाएंगे और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपका सोशल मीडिया पे इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया. अब फाइनली वो दिन आता है जब आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होना है. दोज डेज, जैसे मई वाले एग्ज़ाम्स 1 मई से चालू होते हैं, CA फाइनल के, IPCC के 2 मई से चालू होते हैं. सिमिलरली नवंबर अटेम्प्ट में 1 और 2 डेट से आपके एग्ज़ाम्स चालू होती है. तो दैट डे, उस दिन रियलाइज़ होता है कि अभी A ग्रुप देना है या 2 ग्रुप्स देना है. फॉर्म तो आप दोनों ग्रुप्स का भरते हो. आई नो मेनी स्टूडेंट्स डू डैट कि फॉर्म दोनों ग्रुप्स का भरते हैं और पढ़ाई या प्लानिंग प्रॉपरली नहीं होने के वजह से दे एंड अप थिंकिंग कि अभी एक ही ग्रुप देंगे, और वो एक ग्रुप वो भी डिसाइडेड नहीं होता कि वो अब फर्स्ट ग्रुप होगा या सेकेंड ग्रुप होगा. तो आप फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट पेपर लिखते हो और अगर वो अच्छा नहीं गया तो आप फर्स्ट ग्रुप के सारे पेपर स्किप कर देते हो और आप सेकेंड ग्रुप के एग्ज़ाम्स के लिए डायरेक्टली अपीयर होते हो. तो आप ये डिसीजन कब लेते हो? जब आपके एग्ज़ाम्स चालू हो गए हैं, तब आप ये डिसीजन लेते हो कि अब आपको एक ही ग्रुप देना है. ये आपका माइंड पूरा चेंज हो जाता है. दिस डिस्टर्ब्स योर माइंड. सो आप पढ़ते हो ऐसे कि अभी आपको ही समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कौन सा टॉपिक लेना है. टॉपिक आपके सिलेबस में बहुत सारे बड़े टॉपिक्स है, छोटे टॉपिक्स है, कुछ आपके लिए भी नए टॉपिक्स है. तो जो आपने पढ़ रखे हैं वो आप तो पढ़ते हो, जो नहीं पढ़े हैं वो तो अनटच्ड जो टॉपिक्स रहते हैं. अब लास्ट डे आपने डिसाइड तो कर लिया कि एक ही ग्रुप देना है. अब पूरे स्टडी के टाइम टेबल में आपका कोई सिस्टम ही था नहीं पढ़ने का. तो नाउ जो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं वो तो ठीक है, वो आप पढ़ लोगे, समहाउ यू विल मैनेज टू स्टडी देम. बट जो टॉपिक अनटच्ड थे, जिनको आपने कभी पढ़ा भी नहीं, वो टॉपिक्स का क्या? वो टॉपिक्स के लिए आपको टाइम भी नहीं मिलेगा. आपका टाइम पूरा चले जाएगा. यू विल बी जस्ट लुकिंग एट दिस वॉच और आपको ऐसे ही फील होगा कि आपके बस टाइम फ्लाई हो जा रहा है, आपके पास अब कम टाइम बचा है और आप इतने कम टाइम में इतना सारा कैसे पढ़ लोगे.
अगर उन्हीं को पढ़ते हो, शॉर्ट टॉपिक्स या जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, उनके लिए आपको टाइम पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आधा टाइम तो ये सोचने में गया कि अभी क्या पढ़ना है। सबसे बड़ा टॉपिक होता है कि आप जब सेंटर पे जाते हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आपको मिलते हैं वहाँ पे, तो कोई आपको पूछेगा कि आपने आरटीपी पढ़ी। सम पीपल में आस्क यू आपने मॉक टेस्ट को पढ़ा। कुछ लोग आपको पूछेंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आपने वो पढ़ा। तो आपका मोरल पूरा डाउन हो जाएगा। जो आपने पढ़ा है वो भी आपको आप भूलने लगोगे। मतलब आपको एग्ज़ाम के दिन ही ऐसा लगता है कि आप कितना भी पढ़ लो, आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ याद नहीं है। बट देन अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस करता है तो फिर से मोरल डाउन हो जाता है। तो जब आपको सिलेबस पढ़ने के लिए या जो सब्जेक्ट्स है बुक में वही पढ़ने को टाइम नहीं पूरा पड़ा, तो हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज योर आरटीपीज, मॉक्स और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट ईयर सजेस्टेड पेपर्स में से। तो अगर आपको ये क्वेश्चन कोई कर लेता है तो एनीवेज आपका जो मोरल होता है वो डाउन हो जाता है। सो उसका आपको ध्यान रखना है कि आपको उसको कैसे मैनेज करना है। अब आता है नेक्स्ट थिंग कि आपको जब एग्ज़ाम पेपर हाथ में मिलता है, तो एग्ज़ाम पेपर जब आपको हाथ में मिलता है तो आप जब क्वेश्चन पेपर पलटाने चालू करते हो तो आपको पता पड़ता है कि यार मैंने कितने टॉपिक्स को स्किप किए हैं, और जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं दोज आर वेरी फ्यू मतलब हार्डली 2-4। तो देन यू स्टार्ट क्राइंग देयर इन द एग्ज़ाम लाइक दिस, एंड आपको फिर रिग्रेट होता है कि यार काश आई वुड हैव स्टडीड दिस बिफोर, मैंने ये पढ़ लिया होता पहले। यू हैव डन दैट मिस्टेक। तो इसीलिए आप अब ऐसे रो रहे हो, जैसे यहाँ पे मिस्टर बीन रो रहे हैं, राइट, पेपर को लेके। और टॉपर को अगर आपने सुना होगा कभी, तो टॉपर्स लोग क्या बोलते हैं, कोई भी इंटरव्यू आप उठा के देख लो, आप कोई भी यूट्यूब पे किसी भी टॉपर का आप अगर वीडियो देखोगे तो आपको उसमें सुनने को मिलेगा कि यू हैव टू स्टडी योर सिलेबस बिफोर एग्ज़ाम एटलीस्ट ट्वाइस। 2 बार आपको आपका सिलेबस पढ़ना है। एंड एग्ज़ाम में यू आर टोटली सरप्राइज, ओ व्हाट, ये कब हुआ। तो यू हार्डली स्टडी वन टाइम, वो भी आपका आधा आधा पढ़ा होता है। कुछ टॉपिक्स छूटे होते हैं, कुछ टॉपिक्स पढ़े होते हैं। जो टॉपिक्स पढ़े होते हैं उनके लिए टाइम नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें तब होती है जब आपका कोई प्लानिंग नहीं है। तो टॉपर्स तो सारी प्लानिंग करके पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट 2 बार तो वो पढ़ते ही है। और एग्ज़ाम के दिन अगर सारा कुछ प्लान्ड रहता है तो सब कुछ पढ़ा जाता है, सारे टॉपिक्स रिवाइज होते हैं। बट अगर आपको प्लानिंग ही नहीं है, आपने पहले बहुत कम पढ़ा है, बहुत सारे टॉपिक्स स्किप किए हैं, तो जब वो टॉपर बोलता है कि आपको एटलीस्ट 2 बार पढ़ना है, तो कैसे पढ़े 2 बार जब एक बार भी पूरा पढ़ के नहीं हुआ। नेक्स्ट इज़ आफ्टर एग्ज़ाम यू हैव कम होम एंड नाउ यू आर इवेल्युएटिंग योर पेपर। अभी वो पेपर कैसा भी गया हो, आप उसकी टोटल को 40 आउट ऑफ 100 ये लाके छोड़ते हो, ये टोटल आप उसका कर देते हो। यू हैव योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि नाउ आई कैन स्टडी फॉर माई नेक्स्ट एग्ज़ाम, क्योंकि ये 40 मार्क्स का पेपर अभी मैंने इवेलुएट कर लिया है खुद से, और आई एम गोइंग टू राइट फॉर माई नेक्स्ट एग्ज़ाम नाउ टुमारो। तो आपको कल के पेपर के लिए जैसे ही आपको पता चलता है कि यार अभी एक बार 40 अगर टोटल पता चल जाए कि आई एम पास, देन आई एम वेरी मच कंफर्टेबल कि अब मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए पढूं। तो हम नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले हम इसके लिए बॉदर्ड रहते कि मेरा प्रीवियस एग्ज़ाम कैसा गया। येस, सो दैट 40 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जब आ जाता है तो देन यू आर सेटिस्फाइड कि इट्स ओके नाउ आई कैन कैरी इट फॉरवर्ड। मतलब वर्स्ट पार्ट बोलते हैं जिसको, कि घर पे आने के बाद एज सुन एज यू स्विच ऑन योर फ़ोन, आप जैसे ही घर पे आते हो आपका फ़ोन ऑन करते हो तो आइदर एक तो आपको फ्रेंड्स के कॉल आएंगे या तो फिर आप फ्रेंड्स को कॉल करोगे और आप उनको ये पूछोगे कि हाउ वाज योर एग्ज़ाम, कैसा रहा, पूरा एग्ज़ाम कैसा रहा, कितने मार्क्स का लिखा। सो यू एंड अप आस्किंग ऑल दिस क्वेश्चंस, और आप ये पूछना नहीं भूलते कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4B, right? So you call your one friend like that and then you ask कि what was the answer of question number 4B. When your friend also doesn't know the answer तो वो फ़ोन ऐसे रख देते हैं. Then you call your next friend
आपके अगले फ्रेंड को आप फ़ोन करते हो, फिर से वही क्वेश्चन आप पूछते हो, व्हाट वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4B। यू नीड नॉट डू दैट गाइज। मत पूछो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4B 4A वॉट एवर, अब जो लिखा है एग्जाम में दैट इज़ गॉन, अब वो आने नहीं वाला है वापस, तो मत पूछो आप ऐसे। अच्छा, आप पढ़ते हो, एग्ज़ाम के आने के बाद में 5 बजे जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होता है, एज सुन एज यू राइट योर पेपर, तो IPCC में और CA फाइनल में तुरंत सब लोग घर पे चले जाते हैं अपने, एंड दे प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम। अभी उसका डायरेक्टली तो पढ़ने नहीं बैठ जाते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ आप घर पे आते हो, कुछ लाइट वेट सा कुछ खाते हो, क्योंकि बिफोर एग्ज़ाम ज़्यादा कुछ हम लोग खा नहीं पाते हैं, बिकॉज दैट वो पैनिकिंग चलते रहता है माइंड में, तो कुछ हम खाते भी नहीं हैं और भाता भी नहीं है। तो आने के बाद में यूर हंग्री, एक्चुअली यूर हंग्री इन द पेपर ओनली। पेपर में ही आपको थोड़ी भूख लग जाती है, और घर पे आते से आप फर्स्ट थिंग आप जो करते हो कि थोड़ा फ्रेश अप होके आप खाते हो, फिर थोड़ी देर आपको रेस्ट करना होता है। बट रेस्ट के पहले भी आप स्विच ऑन करके आपके फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, उनको आंसर्स पूछते हो, और आप ये सब होने के बाद में आपका पूरा टाइम जाने के बाद आप अराउंड 7 और 8 o'clock को आप बैठते हो पढ़ने के लिए। और उससे जैसे ही आप थोड़ा पढ़ने लगते हो, आपको पता ही नहीं होता है अभी कि क्या पढ़ना है, विच टॉपिक शुड आई स्टडी, क्योंकि आपका प्लानिंग ही नहीं था। आपको पता नहीं है कि मैं पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ूँ या बड़े टॉपिक को पहले ले लूँ, उसको ख़त्म करूँ, या फिर छोटे टॉपिक्स को पहले ख़त्म करूँ। अगर बड़ा टॉपिक ले लिया पहले ही तो वो बहुत टाइम लेगा, और माइंड में हम लोगों का जब माइंड फ्रेश होता है ना, तो वी एंड अप सॉल्विंग अच्छे से, मतलब सारे एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से देखते हैं। टूवर्ड्स स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम सारे क्वेश्चंस को एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। अगर बड़ा टॉपिक ले लिया तो, छोटा टॉपिक ले लिया तो यू कैन हैव एटलीस्ट 1-2 टॉपिक आप उस दिन ख़त्म कर सकते हो। बट किसी का फियर होता है तो बड़े टॉपिक्स को पहले ले लेते हैं, बट देन बहुत सारा टाइम अगर उसमें चला गया तो यू डोंट गेट टाइम टू स्टडी स्मॉल टॉपिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते। बहुत सारा कवरेज हो सकता है स्मॉल टॉपिक्स का, बट वो नहीं हो पाता क्योंकि प्लान नहीं किया है। आपको ही नहीं पता माइंड में कि विच टॉपिक शुड आई स्टडी। मतलब पहले ही अगर आप इसको प्लान कर लेते हैं अच्छे से कि कौन सा टॉपिक मुझे एग्ज़ाम से आने के बाद पढ़ना है। जिस दिन प्रीवियस एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उस दिन रात में ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं होती है, तो लाइट वेट कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, और अगले दिन जब फ्रेश आप चालू करते हो तो आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये आपके पास प्लानिंग ही नहीं है, तो कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। एंड देन आप पैनिक करना चालू कर देते हो, आपके पास टाइम नहीं होता है। टाइम जस्ट फ्लाइज गाइज। वो 2 दिन ऐसे जाते हैं कि आपको खुद को पता नहीं चलता है कि आप एग्ज़ाम लिख के कब घर आए, कब आप सो गए, और देन कब आप उठ के वापस पढ़ना चालू कर दिया है। नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका तुरंत आ जाता है ऐसे, तो वो आपके एग्ज़ाम के दिन बहुत फास्ट जाते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड, बट नहीं हो पाता है। अगर ऑर्गेनाइज्ड पढ़ाई ना हो तो वैसा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट थिंग, आप जब रात को पढ़ के अराउंड 11-12 बजे या 1 बजे वॉटेवर, जिनको अगर रात में पढ़ना अच्छा लगता है या हैबिट है, तो अगर वो रात में सोते हैं पढ़ने के बाद, तो रात में वो क्वेश्चन नंबर 4B जो है ना, जो आप फ्रेंड्स को फ़ोन पे पूछ रहे थे, वो ड्रीम में भी रिपीट होता है। इस तरीके से आप ऐसे उठते हो, फिर ऐसे आप नींद में से उठते हो, यू ड्रीम दैट क्वेश्चन नंबर 4 इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम, आई हैव रिटन द आंसर, और गलती से वो ड्रीम में ऐसा बैक ऑफ द माइंड आपके ये होता है कि शायद गलत है, तो वो सपने में भी आपको गलत दिखता है, और आपने जो 4-5 आंसर्स लिखे हैं उसमें से भी आपका 4B जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे आपके फ्रेंड्स को, तो आपको वो ड्रीम में गलत दिखाई पड़ता है। सो ऐसा सब होता है, तो आपको नहीं करना है वो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम के दौरान चलती रहती है माइंड में। सो आपको सारी चीज़ों का ख्याल रखना है गाइस। फिर से अगर आप अगला एग्ज़ाम भी लिख देते हो, और अगर आप फिर से प्लान नहीं करते हो, तो आपके हर पेपर का दिन ऐसा ही जाएगा। आप हर दिन सिर्फ एग्ज़ाम के आने के बाद एक टोटल ला दोगे विच इज़ 40। वो 40 ऑन 100 की टोटल जो रहती है, वो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्ज़ाम के दौरान।
तो आपका हर पेपर ऐसा ही जाता है, तो आप बस फिर क्या, अगर हर एग्ज़ाम में 40 आएगा तो पर ग्रुप इट्स 4 सब्जेक्ट एंड देन 40 इंटू 4 160, स्टिल योर फेल। तो आपकी जो भी मेहनत है इतने दिनों की, एग्ज़ाम ड्यूरिंग एग्ज़ाम जो आपने मेहनत करी है वो सारी वेस्ट हो जाती है गाइस। तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, 40 से ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। जब आप इमेजिन मतलब आप पहले ही अगर गोल सेट करोगे कि आई वांट टू गेट 70 मार्क्स 80 मार्क्स, उससे ज़्यादा आप अगर गोल करोगे तो आपको 40 45 50, जो आपका डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें आपको तो एग्जाम्शन क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो आपको उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। अब फाइनली वो दिन आ गया है कि आपके एग्ज़ाम्स, यू आर डन विथ योर एग्ज़ाम। आपको और कुछ दिखाई नहीं देता कि आपका एग्ज़ाम कैसा था। जो भी, अगर जिसका अच्छा भी गया हो, जिसका थोड़ा ठीक गया हो, जिसका अच्छा नहीं गया हो, सभी को एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम डे ऐसा लगता है कि यार इट्स डन, अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। एंड वो दिन आप बहुत माइंड से हल्के हो जाते हो, आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है। आपके माइंड में घर पे आने के बाद में ये नहीं होता है कि यार अभी घर पे जाके पढ़ना है, बहुत सारा कुछ प्लान करना है, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो एकदम लाइट फील करते हो माइंड से एंड यू फील लाइक कि यार चलो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, दैट डे यू जस्ट रिलैक्स। आपको ऐसा भी फील होता है कि चलो यार फ्रेंड्स के साथ जाके पार्टी करते हैं। स्टिल आप रिज़ल्ट के दिन ये सोचते हो कि जो भी आपने एग्ज़ाम लिखे है, जो भी एग्ज़ाम आपका अच्छा गया है, उस बेसिस पे आपको थोड़ी सी होप रहती है कि यार हो जाएगा, एटलीस्ट 200 डॉट पे आई विल बी डन विथ माई IPCC और CA फाइनल। तो आपको रहती है वो होप। बट देन अगर पूरा प्लानिंग, आपका जो सिस्टम था, देयर वाज नो प्लानिंग, कंसिस्टेंसी, और जो चीज़ें आपने करनी चाहिए वो सारी चीज़ आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि आप स्टार्टिंग से अगर प्लानिंग या आपका सिस्टमेटिक पढ़ाई का स्टाइल ना हो तो आप नहीं सोच सकते हो कि आप पास होगे। स्टिल अगर कोई पेपर अच्छा जाता है तो आप सोचते हो कि यार हो जाता है, हो जाएगा या हो जाएगा पास, तो आपको बेटर फील होता है। और देन जब रिज़ल्ट आता है तो व्हेन यू सी कि योर रिज़ल्ट इज़ यू गेट दैट FAIL फेल, बहुत दुख होता है। कोई भी CA स्टूडेंट कम मेहनत नहीं करता है, बस प्लानिंग, थोड़ा कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, सब कुछ मैटर करता है। तो अगर वो सारी चीज़ें ना हो तो देन यू एंड अप गेटिंग दिस रिज़ल्ट। तो अगर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए भी स्ट्रैटेजीज चेंज नहीं होता है, प्लानिंग कुछ चेंज नहीं होता है, तो यू एंड अप गिविंग सो मेनी अटेम्प्ट्स और रिज़ल्ट स्टिल वही रहता है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज कर, मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद में भी अगर आप इफ़ यू डोंट चेंज योर स्ट्रैटेजीज तो बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आ जाते हैं आपके। लाइक यू लीव द कोर्स, यू टेक अ डिफरेंट कोर्स और यू टेक अ ब्रेक। आप ब्रेक ले लेते हो बीच में, मतलब एक आधा अटेम्प्ट आप स्किप भी कर देते हो। तो यू थिंक ऑल दिस इन टू योर बैक ऑफ द माइंड अगर आपको बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगते हैं तो, बिकॉज ये फ्रस्ट्रेशन होता है, दिस इज़ ऑल फ्रस्ट्रेशन। ये बार बार एग्ज़ाम को लिखना, सेम कंटेंट को बार बार पढ़ना, बार बार वही पेपर लिखना, बार बार उसी फ्रस्ट्रेशन को बार बार झेलना, आपके फेल रिज़ल्ट को आप बार बार देखना, तो आपको ये नहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तो आप ऐसा सब सोचते हो। बाकी जो आपके रिलेटिव्स बोले, बाहर वाले बोले, फ्रेंड्स बोले, सिबलिंग्स बोले, जो भी नेबर्स रहते हैं आसपास में, वो भी बार बार पूछते हैं। रिज़ल्ट के दिन तो हर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ योर रिज़ल्ट। आपके बर्थडे पे आपको जितने फ़ोन्स नहीं आते उतने आपको रिज़ल्ट के दिन आ जाते हैं। तो रिज़ल्ट के दिन आपको हर कोई यही पूछता है। तो लोग क्या बोलते हैं ये ऑल टुगेदर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट आपके दिमाग में ये बैक ऑफ द माइंड चलते ही रहता है कि आई लीव द कोर्स, टेक अ डिफरेंट कोर्स, ब्रेक ले लेता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते हैं। नो योर प्रॉब्लम्स, यू कैन हैव द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो इसीलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना है। दैट विल बी माई नेक्स्ट वीडियो। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कि हाउ यू शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू योर स्टडीज़ ऑफ स्टडिंग योर ये फाइनल और IPCC, जो भी आप IPCC में हो या फाइनल में हो, आपको कैसे पढ़ना है। हाउ एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा इसका।
बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू कमेंट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स कि आपकी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, नया क्या होना चाहिए आप में, जो आपको एक तो एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करवा दे या फिर आपको रैंक दिलाए। तो आपकी ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जो आपको सक्सेस दे इसमें। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब लोग इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में नीचे आपको स्ट्रैटेजीज लिखनी है जो आपको अडॉप्ट करनी है वाइल स्टडिंग फॉर योर CA IPCC और CA फाइनल। तो हम उसके बाद में आई कंसिडर दोज कमेंट्स टू मेक माई नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैप्पी क्वारंटीन। टिल देन एन्जॉय। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हो एंड ऑल द वेरी बेस्ट आर फॉर योर स्टडीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ like, share and subscribe the channel for more such video. This was my first video, so next video will be how should be the organized life of a CA student. तो ये to be continued रहेगा. So you guys have to comment down me what should be the strategies of organized CA student. All the very best guys for your exams and your studies. Problems are not too big. We are too small because we cannot handle them.